अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। अक्सा कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप बताइए आपका टाइम कैसा गुज़र रहा है? टाइम देखें, आज मैं बालकनी में मुझे बैठना पड़ा क्योंकि घर में बैठना बहुत मुश्किल है और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कमरे में रह के सारी रिमोटली अगर आप काम कर भी रहे होते हैं तो स्टिल वो एनवायरनमेंट काफ़ी डिप्रेसिंग और हुँ, कभी-कभार मूड हुँ, को अफ़ेक्ट करती है। तो मौसम अच्छा था, तो शाम का हुँ, टाइम था, हुँ। मैंने कहा इस टाइम यहाँ पे गुज़ारा जाए। माशाल्लाह से रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो आपको रमज़ान भी बहुत-बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक हो। हम थोड़ी-सी बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। सिंस वी स्पोक 2 वीक्स अगो हमने बात की थी कोरोना के ऊपर, हालात के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर। तो आपको तब से अब तक कुछ बेहतरी नज़र आई, कुछ एनवायरनमेंट में बेहतरी है पेशेंट्स की, जो डेथ टोल था उसमें कुछ बेहतरी आई? फिगर्स जो हैं वो यूके के अगर हवाले से देखा जाए तो वो थोड़े से स्टडी हैं और 700 और 800 के दरमियान की फिगर चल रही है ऑन एन एवरेज, जो कि डेथ रिपोर्ट हो रही है डेली बेसिस के ऊपर। तो पीक आया है या नहीं आया तो इसको तो डिटरमाइन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स जो हैं वो इफेक्टिव लग रहे हैं और इसी की वजह से बेसिकली शायद फिगर्स जो हैं वो स्टेबल होना शुरू हुई हैं। अगले 2 हफ्ते में ज़रा और अंदाज़ा होगा, अगर फिगर्स इंशाल्लाह नीचे आना शुरू होती हैं तो फिर हम कुछ कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिहाज से स्टिल वैक्सीन पे काम हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसका प्रोटोटाइप बना लिया है और वो ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे थे लास्ट वीक। आई एम श्योर वो भी स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि उसमें मार्केट में आते आते वैक्सीन को अभी कुछ टाइम लगेगा, तकरीबन 9-10 महीने ऐसा हो सकता है, इतना टाइम लगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ट्रायल सही हों, सेफ हों। बाकी मेडिकेशंस के लिहाज से सच कोई अपडेट नहीं है। जो रिसर्च यूएसए में हो रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में, जो कि काफ़ी डिबेट भी रही, इसके ऊपर मेरा भी वीडियो आ चुका है। तो अगर थ्योरेटिकल बेसिस पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो वो मेडिकेशन यूज़फुल थी, लेकिन ट्रायल्स ने शो किया कि उसने इट हैज़ कॉज्ड मोर हार्म देन बीइंग यूज़फुल। लेकिन उसका अभी कोई पेयर रिव्यू नहीं हुआ है, उसका 100% फाइनल लिटरेचर नहीं छपा है, लेकिन उसकी इनिशियल ये रिपोर्ट आई है। बाकी ये कि ग्लोबली फिगर्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा अब होना शुरू हो चुकी है। यूके में भी हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस के ऊपर, तो हमारे पास डायग्नोसिस ज़्यादा आ रही हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कई पेशेंट्स जो थे वो आईटीयू से माशाल्लाह से सेहतयाब होके वापस भी कर गए हैं। कई मेरे कोलीग्स हैं, कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आईसीयू में एडमिटेड थे और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बैक होम नाउ। तो ये पिछले 2 हफ्ते की समरी आप समझ लें है। हुँ, हुँ। तो वो कुछ मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ पेशेंट्स को वो जो एर्थराइटिस की भी कुछ मेडिकेशन ट्राई कराई गई, कुछ को मलेरिया के जो थे वैक्सीनेशन वो दी गई, तो वो कितनी इफ़ेक्टिव रही? अभी वही मैंने बताया कि क्योंकि ये सब ट्रायल फेज में है और एक मेडिकेशन आइवरमेक्टिन जो कि हम बेसिकली हेड लाइस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी ट्रायल की गई, वो भी यूज़फुल साबित हुई है। तो अभी 100% कॉन्फिडेंटली किसी भी मेडिकेशन के बारे में कहना मैं ये कहूँगा कबलस वक्त है। और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो शुरू में मैंने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में कि कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह होती। सकते हैं कि वायरस की रेप्लिकेशन को आप स्लो डाउन करें, उसकी साइकिल को छोटा करें और उसकी वजह से फिर आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स या उसकी वायरलिटी इतनी नहीं होगी कि आप जो है वो ज़्यादा अनवेल हो। तो ये हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ट्रीटमेंट अगर जिसका हम तलाश कर रहे हैं। वैक्सीन इंशाल्लाह अगर आ जाती है और जल्दी मार्केट में आ जाती है तो वो एक ट्रू सक्सेस मैं कहूँगा कि वो होगी। हुँ, बिल्कुल। और हम बात करेंगे रमज़ान शुरू हो गया है, फास्टिंग मंथ है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट किस्म के समटाइम हम कहते हैं सिली क्वेश्चन्स भी सामने आ रहे होते हैं। कुछ बड़े पॉइंटलेस भी होते हैं, कुछ बड़े ऑथेंटिक होते हैं, पूछने चाहिए। बहुत सारे लोगों को उससे मिलती है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। हम बात करेंगे डायबिटिक पीपल के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर। उनके लिए रोज़ा रखना ठीक है या नहीं है? क्या उनको किस तरह की रूटीन बनानी चाहिए रमज़ान में? या कह लें कि उनकी क्या डोज़ जो होती है, या इंसुलिन लेते हैं वो, तो क्या उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है? हम्म। देखिए, डायबिटीज़ 2 तरीके की होती है और एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। जो पेशेंट्स टाइप 1 डायबिटिक होते हैं वो अमूमन इंसुलिन पे आपको दिखते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो देर में होती है स्टार्ट, और लेटर इन द एज वो अमूमन मेडिकेशन से कंट्रोल की जाती है, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में
टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी हमें इंसुलिन के ऊपर डालना पड़ता है। तो डायबिटीज़ की जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो हमेशा डाइट कंट्रोल होती है कि स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपको अपनी डाइट लेनी है, कैलोरी कितनी आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने ले रहे हैं, और डे का पूरा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है जो कि हम फॉलो करते हैं बीइंग ए डॉक्टर। और इस सिलसिले में डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट नर्सेज हमारे पास मौजूद हैं यूके में स्पेसिफिकली, जो कि इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करती हैं और पेशेंट को हेल्प करती हैं और गाइड करती हैं। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक बात डायबिटीज़ के बारे में। रमज़ान के हवाले से ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को या स्पेसिफिक रिजीम को फॉलो नहीं कर सकते। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये मेडिकेशन मॉर्निंग में लें और ये इवनिंग में लें, इस तरीके से कर लें, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है। तो कोई भी प्लान अगर हम किसी डायबिटीज़ पेशेंट्स के हवाले से बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू रमज़ान, या अगर उनको रोज़े रखने हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनकी जो शुगर लेवल्स हैं उनकी बेसिस को दिमाग में रखते हुए हम उनकी मेडिकेशंस को चेंज कर सकते हैं कि डोज, अगर जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मेडिकेशंस के ऊपर हैं, उनकी हम मॉर्निंग डोज को बढ़ा दें या इवनिंग डोज को बढ़ा दें। और फिर नंबर ऑफ़ आवर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ये पेशेंट ज़्यादातर अभी यहाँ पे 16 साढ़े 16 घंटे का रोज़ा है यूके में, पाकिस्तान में टाइमिंग्स अलग हैं, दूसरे मुल्कों में टाइमिंग अलग हैं, तो डोज रिजीम भी उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। अगर आप डाइट कंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप रोज़ा रखने की पोजीशन में होंगे, लेकिन एहतियात लाजिम है, ज़रूरी है। पिछले प्रोग्राम की तरह मैं फिर कहूँगा कि इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, उसको बैलेंस रखें। अगर रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद और एक स्पेसिफिक प्लान आपके सामने, उसको सामने रख के फिर आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल। और डोज़ का जैसे आपने कहा मेडिकेशन के हिसाब से आप बता रहे हैं कि डायबिटिक पीपल की ये डोज़ हो सकती है उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से। दूसरी एक चीज़ जो हमारे दूसरे जनरल जो कुछ पेशेंट्स होते हैं या कह लें कि ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से जब उनको अगर मेडिकेशन पर हैं वो, तो उनकी डोज़ वो जैसे सुबह, दोपहर और शाम लेनी है, तो रोज़ा में तो हम ये नहीं कर सकते हैं, तो उनकी डोज़ किस तरह से डिसाइड की जा सकती है? अमूमन जो मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की है सब वो यूके में वंस डेली मेडिकेशन ही हम यूज़ कर रहे हैं। अमूमन कॉमन जो आप ये कहें ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस की कैटेगरी है वो वंस डेली मेडिकेशन है, वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वाली नहीं है। तो हमारे पास मोस्टली जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मैंने भी अपनी देखा है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो कि सिर्फ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और डायबिटीज़ नहीं है उनको, तो वो सेहरी के टाइम पे अपनी मेडिकेशन ले सकते हैं और या अफ्तार के टाइम पे ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइम पे वो प्रेफर करते हैं। और ये वंस डेली मेडिकेशन शुड बी इनफ टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अच्छी बात ये है कि फास्टिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है पिछले 5-6 सालों में, और काफ़ी लिटरेचर भी पब्लिश हुआ है जिसमें एक चीज़ उन्होंने नोट की है कि फास्टिंग की वजह से या इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से, यानी अगर आप नॉन रिलीजियस रीजंस की वजह से भी रखते हैं, अगर फास्ट करते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है फास्ट या रोज़ा रखना। तो अगर जैसे पेशेंट्स हैं जो कि मेडिकेशन पर हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, तो वो ब्लड प्रेशर उनका हाईली लाइकली और ज़्यादा कंट्रोल रह सकेगा। लेकिन इस चीज़ की भी एहतियात ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाए। तो इसको भी माइंड में रखें, लेकिन मेडिकेशन एज सच ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो स्टेबल हैं और वो रोज़ा रखना चाह रहे हैं। और अभी जैसे आपने ब्लड शुगर की कंट्रोल करने की बात की कि रोज़ा के ड्यूरिंग द रोज़ा ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है, तो ये कितना हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट करने में? देखें, रोज़े के काफ़ी फ़वाइद हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेशुमार फ़ायदे हैं, और एक पूरी मैंने लिस्ट फॉर्मुलेट की थी। मैं इनफैक्ट वही मैं सोच रहा था कि दिमाग से निकल जाएगी तो मैं सबके साथ शेयर भी कर दूँ। उससे ये होगा कि सब लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि ये कितना बेनिफिशियल फ़ायदा है। तो इसमें जो लिस्ट अब मेरे पास थी, तो ये रिसर्च हुई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये पब्लिश हुई थी, यानी ये रिसर्च बेस्ड बात है, ये ऐसी नहीं है कि लोगों ने ट्रायल किया। तो आफ्टर रिसर्च इट इज़ वन ऑफ अ लीडिंग
रिसर्च जर्नल जो उन्होंने जिसमें इन्होंने एविडेंस बेस्ड सारी बातें आती हैं और वही चीज़ उन्होंने लिखी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इट एक्चुअली हेल्प्स इन डिलेइंग द एजिंग। यानी अगर आपका जो क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है, तो रोज़े भी फ़र्ज़ की उसकी एक इस्लामिक वैल्यू तो है, लेकिन साथ में हमारी बॉडी के ऊपर भी उसकी एक मेजर इफेक्ट है फिजियोलॉजिकली। तो इट डिलेज एजिंग, इट इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी पर्सन। और ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को ये बेसिकली कम करता है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में आजकल रह रहे हैं उसमें स्ट्रेस एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत बेशुमार बनते हैं जो कि हमारे अपने सेल्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग फास्ट होती है, स्किन की चेंजेस आती हैं, ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, अल्जाइमर जिस तरीके से आजकल बहुत कॉमन हो गया है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम, ये सब बेसिकली इसी वजह से हैं। तो रोज़ा रखना इस चीज़ के ऊपर, अगेन ये मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, ये इसमें काफ़ी हेल्प करता है। इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर और साथ में ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म को है ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे जो एबनॉर्मल फैट्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी आप ये कह लें कि रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो और ओवरऑल इन लॉन्गर रन के अंदर ये कैंसर हो गया, ओबेसिटी को ऑब्वियसली अगर आप सही तौर पे सहरी करें, सहरी तौर पे अफ्तारी करें, तो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल फिगर आउट कि आपका वज़न कम होगा रादर ये के बढ़ जाए। लेकिन अगेन बात वही आती है कि आप सहरी में क्या खा रहे हैं, अफ्तारी में आप क्या खा रहे हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है। और जैसे आपने बात की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है जब हम रोज़ा रख रहे हैं, तो अगर कुछ लोग जो हैं वो वेट लॉस की तरफ सोच रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग द रमज़ान अगर हम वेट लॉस करें, तो ये चीज़ कितनी हेल्प करती है? ये मेटाबॉलिज्म फास्ट बहुत हो अच्छा जाए? क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अपनी एक और वीडियो मैंने अभी परसों जो है वो अपने पेज के ऊपर पब्लिश की थी और उसमें मैंने यही बात करी है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सहरी में और अफ्तारी में क्या डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार अगर आप अपनी डाइट में कम करें और प्रोटीन्स की मिकदार अपनी बढ़ाएं, तो जब आप फास्टिंग में हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ग्लूकोज पे वैसे सर्वाइव करती है। जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शनिंग है, हम जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो ग्लूकोज को कंज्यूम करती है। जब उसकी तादाद कम होती है या मिकदार कम होती है ब्लड में, तो बॉडी को प्रोटीन और फैट को बेसिकली यूटिलाइज करना पड़ता है। मेनली वो फैट को ही कंज्यूम करती है और इसीलिए हम इसको कीटोजेनिक एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। और कीटो डाइट का आपने आजकल बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो शहरी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप हाई प्रोटीन इनटेक हो, जिसमें अमूमन दलिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, ओट का इस्तेमाल जिस तरीके से हम करते हैं तो ओट का इस्तेमाल कीजिए। और मुख्तलिफ नट्स हो गए जिसमें आप बादाम, आलमंड हो गया, कैजू हो गया, इसका इस्तेमाल करें। और कुछ स्पेसिफिक सीड्स हैं जिसमें जिंक की तादाद भी है, जिसमें विटामिन ई की तादाद भी है, जिसमें सनफ्लावर सीड हो गया, हमारे पास पम्पकिन सीड हो गया, सेसमी सीड हो गया, इनको मिलाएं और साथ में नट्स को मिलाएं और साथ में आप इसको योगर्ट के साथ या पॉरिज बना के विद ओट आप इसको कंज्यूम करें, तो इसमें सारे एग्जैक्ट वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से एक तो आपका ओवरऑल रोज़ा पूरा ऐसे गुजरेगा कि शायद आपको भूख ना लगे, पत्ता भी ना चले, क्योंकि उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ओट का, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में देर तक स्टे करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करता है और एट द सेम टाइम आपको भूख भी नहीं लगेगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको राइट कैलोरी मिलेगी, राइट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट प्रोटीन और राइट फैट की मिकदार मिलेगी, राइट मिनरल्स और राइट विटामिन भी आपको मिलेंगे जो आपकी बॉडी को बूस्ट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम जब अफ्तार खुले तो ये नहीं कि फिर आप वही ऑयली स्टफ और पकौड़े और सारे तली हुई चीज़ों को खाना शुरू कर दें, क्योंकि वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आमतौर पे जब भूख लगती है और फिर अफ्तार का टाइम आता है तो लोग फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। वो फिर जब जब ज़्यादा स्टफ़ कर लेंगे अपने आप को, तो ऑब्वियसली वो फिर आपका मेटाबॉलिज्म और ये जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं कि आपका वज़न कम हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। और विटामिन सी दोबारा यहाँ पे आ जाता है कि फ़िज़ी ड्रिंक्स के बजाय कोशिश ये कीजिए कि लेमन का हमारे यहाँ उसको उर्दू में स्कंजबीन का इस्तेमाल कहते हैं, इसको आप बिल्कुल। स्क्वीज़ करके डालें और वो इस्तेमाल कीजिए, तो अच्छी मिकदार में आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, हाइड्रेशन भी मिल जाएगी। वो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करेगा और एट द सेम टाइम आप जो फ्रूट्स और छोले का इस्तेमाल बहुत होता है, चिकपीस का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो बेस्ट है बेसिकली प्रोटीन सोर्स, उसका इस्तेमाल कीजिए। और पकौड़ों से और तली हुई चीज़ों से अमूमन परहेज़ कीजिए, फ्राइड फूड से परहेज़ कीजिए। ज़ाहिर है 100% तो फूल प्रूफ नहीं हो सकता, वो इंसान के नेचुरल है, तो अगर कंज्यूम भी करें तो इतने लिमिटेड करें कि वो आपका फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर अचीव हो सके। तो ये एक बैलेंस
डाइट का होना, बैलेंस सहरी का होना, बैलेंस अफ्तार का होना बहुत ज़रूरी है। अंडे का इस्तेमाल मैं भूल गया, एग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि बॉइल्ड एग एटलीस्ट 2 जो अंडे हैं वो आप मॉर्निंग में ज़रूर कंज्यूम कीजिए। और कितनी ग्राम जो है वो प्रोटीन हम ले सकते हैं एक एग? जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि अगर एग यॉक निकाल दें तो वो जो एग वाइट है वो आपके लिए फायदेमंद है, या किस तरह से ये जो मिथ बनी हुई है, अभी हम लोग बहुत सारे जो निकाल देते हैं यॉक? नहीं देखें, पहले एक यही रिसर्च पहले थी कि जिसमें मना किया जाता था जी एग योक का इस्तेमाल नहीं कीजिए, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को ये माइंड में रखें जी, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उस हर सेल की जो आउटर लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, दो लेयर्स कोलेस्ट्रॉल की हैं। तो अभी पिछले दिनों, पिछले 1-2 साल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी अगेन, जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि जी कोलेस्ट्रॉल सही मिकदार में होना अच्छी बात है। तो अब दो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, एक कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो क्योंकि एक बैलेंस अप्रोच चाहिए तो हम 2 अंडे कंज्यूम कर सकते हैं, एज फार एज के बहुत ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल वेरी वेरी हाई ना हो और आपको स्टैटिन्स पे ना हो। एंड और वो पूरा कंज्यूम करना ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आप उसको योग को निकाल दें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात कि आप उसको तल के या फ्राई करके नहीं खाएं तो फिर उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आप फिर मिस कर देंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस बॉयल एग का इस्तेमाल कीजिए, वो फिर आपको सही मिकदार में कैलोरीज भी देगा, प्रोटीन भी देगा, और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स, वो भी आपको मिलेगा उससे। बिल्कुल। और जैसे हम आप आजकल जैसे बोल रहे हैं कि विटामिन सी की मिकदार है वो जो वो एक हम ले सकते हैं, 1000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। और अगर हम उसकी डोज को इंक्रीज करें और इसके साथ साथ विटामिन बी जो आपने बात की अभी, वो भी किस तरह की जो हमारे में बॉडी में कमी आ जाती है उसको पूरा करने के लिए हम विटामिन बी लेंगे? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं आजकल कि विटामिन बी, एक विटामिन डी पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब विटामिन बी की कमी कहते हैं कि हो गई है। वो किस वजह से बॉडी में आ जाती है और उसके लिए जो हमें विटामिन बी को लेना चाहिए? विटामिन डी जो है वो तो देखें सनलाइट से मिलता है, और इसीलिए मैं आज बाहर बैठा हूँ क्योंकि सूरज निकला था, तो मैंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम। तो कोशिश कीजिए अगर आप बाहर बैठ रहे हैं तो वो बाहर अपने गार्डन या बैक यार्ड तक ही महदूद रहें, बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो लिमिटेड एक्सपोजर हो, लेकिन सन जो है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। और अगर विटामिन डी आप में कम है तो अमूमन सिम्टम्स जो हैं वो टाइडनेस के सिम्टम्स होते हैं, जो अमूमन हम देखते हैं और पेशेंट हमारे पास कंडीशन की वजह से आते हैं। मोस्टली मैं ये कहूँगा हर पेशेंट्स का, जितने पेशेंट मैंने देखे हैं और सस्पेक्ट किया है उसका विटामिन डी कम निकला है। तो विटामिन डी आप ले सकते हैं सन की फॉर्म में, और अगर अवेलेबल नहीं है तो टैबलेट्स उसकी अवेलेबल हैं, वो ओवर द काउंटर अवेलेबल भी हैं और अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। विटामिन बी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स विटामिन बी है, जिसमें विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 6 है, बी 12 है। तो हमारे पास वो बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। आम सोर्स उसका जो है मीट और पोल्ट्री सोर्स है, जिसको आप यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, उसके अंदर इसकी मिकदार जो है मौजूद होती है। और ये राइट न्यूट्रिशनल, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिस तरह से मैंने अभी बताई, तो उसके अंदर आपका विटामिन बी भी कवर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर शुगर पेशेंट के लिए एज अ शुगर पेशेंट इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक स्मॉल मील्स ड्यूरिंग द डे, व्हाट वुड यू सजेस्ट? एज एन डायबिटिक पेशेंट पूछ रहे हैं कि अगर उनको स्मॉल मील्स, जैसे उनको कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को लिया जाए, और हम्म, आजकल में जैसे अब रोजा है तो वो हम्म, जैसे हमने कवर भी किया इस चीज को कि उनमें रोजा रखना हम्म, चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके लिए क्या हम्म। क्राइटेरिया हो सकता है? देखें, अगेन वही बात पहले जो मैंने कर दी, वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको स्मॉल मील का बताया गया है, डिपेंड करता है कि आपका HbA1c लेवल क्या है, आपकी एवरेज ग्लूकोज लेवल्स क्या है, आप कितनी मेडिकेशंस के ऊपर हैं, आप टैबलेट पे हैं या इंसुलिन पर हैं, उस बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ये नहीं होगा कि आपको अगर स्मॉल मील के लिए कहा गया तो आप रोज़ा रख लें और फिर आपकी मेडिकेशन और आपका जो नॉर्मल एक सेट पैटर्न बना हुआ है पिछले 11 महीनों से वो इफेक्ट हो। तो इसको देखना पड़ेगा केयरफुली, और फिर डॉक्टर जो है वही पर्सनलाइज बेसिस पे आपको रिकमेंड कर सकेगा कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगेन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत आसानी दी है, तो अगर खुदा न खास्ता आप नहीं रख पा रहे हैं या कोई इशू है तो आप बाकी तरीके से भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आप खुद अनवेल ना हो जाए, और अगर रखना रोज़ा चाह भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके एग्जैक्ट रिजीम का को बनाएं और फिर उसको ट्रायल करें। और एक और क्वेश्चन है कि आजकल के हालात में रोजा रखना फायदेमंद हो सकता है या कुछ इसके नुकसानात भी हैं साथ में? बहुत अच्छा सवाल है, और अगेन जो मेरी पिछली वीडियो है स्पेसिफिकली इसी के बारे में है। 2 हफ्ते पहले WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिटरेचर पब्लिश किया है, और स्पेसिफिकली वो
रमज़ान के हवाले से है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि कोई रिसर्च या कोई लिटरेचर एज सच पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने ये कंपेयर किया हो कि कोरोना के पेशेंट या ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल जिनको कोरोना हो सकता है या हो जाए, उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में एग्जैक्ट कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। हाउएवर उनकी सजेशन ये है WHO की कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि हेल्दी हैं, जिनको कोई और मेडिकल इश्यूज नहीं हैं और पिछले साल तक वो रोजे रखते रहे हैं, दे कैन फास्ट, वो रोजा रख सकते हैं इस रमजान में। और एज सच कोई गाइडलाइंस ये नहीं है, ये उनकी सजेशन ये नहीं है कि हमको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो अब मेरी जैसे मिसाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रोज़े रखते रहा हूँ मैं, तो अभी ऑल्दो आई एम सीइंग पेशेंट्स एज वेल, लेकिन आई बिकॉज आई फील फिट एंड वेल एंड हेल्दी, सो आई एम फास्टिंग एट द मोमेंट। तो वो कोई मसला नहीं है। अगर आप खुद ठीक हैं, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, तो आपको रोज़ा रखना चाहिए, इससे डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली आपकी इनफैक्ट रोज़ा रखने से आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में जाती है इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मोर ऑफ द सेल्स। येल यूनिवर्सिटी में 2019 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो कि उन्होंने कंडक्ट की थी। ये इन विट्रो स्टडीज थी जो माइस सेल्स के ऊपर कंडक्ट की गई थी। उन्होंने कीटोजेनिक डाइट का उन्होंने इफेक्ट देखा था, जिसके अंदर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो होती है। तो उसमें उन्होंने ये नोट किया कि बॉडी ने ज़्यादा वाइट सेल्स प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल किया गया, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में फास्टिंग कह सकते हैं, फास्टिंग जब की गई। तो और इन वाइट सेल्स ने दे एक्चुअली हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द फ्लू इन्फेक्शन। तो टेक्निकली स्पीकिंग या फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग आप ये कहेंगे कि फास्टिंग की वजह से हमारी इम्यूनिटी और बूस्ट होती है। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम, एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से हम नेचुरली फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो रोज़ा रखना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं या फिट हैं, दिस इज एज पर द लिटरेचर एंड गाइडलाइन। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आप अनवेल महसूस कर रहे हैं या आपको कोई और मेडिकल इश्यूज हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। और जैसे एक और क्वेश्चन भी है कि शुगर के पेशेंट्स को फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है? शुगर जो है वो अगेन आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट की भी एक बैलेंस मकदार होनी चाहिए। हर फ्रूट के अंदर जो शुगर कंटेंट है आमतौर पे वो मुख्तलिफ होता है। और कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं कहूँगा, फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें हाई शुगर इंटेक भी है। तो उसका जैसे शुगर केन का इस्तेमाल, अगर गन्ने का इस्तेमाल है तो वो आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई शुगर इंटेक है। फ्रक्टोज का इस्तेमाल जैसे है कुछ फ्रूट्स में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बैलेंस रिजीम बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो उसमें मेलन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या बनाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक ये नहीं कि 3-3 4-4 आप एक ही वक्त में सिर्फ फ्रूट ही पे मुनहसर हैं। वो उसको आपको एक रीजनेबल मिकदार में लेनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी है, डिपेंड करता है कि आपकी किस और मेडिकेशन पे तो नहीं है। और अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर में हैं या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट नर्स के अंडर में हैं या डाइटिशियन के अंडर में हैं, तो वो बेसिकली आपको इसमें और गाइड कर सकता है कि आपका स्पेसिफिक कैलोरी इनटेक और आपका रिजीम क्या होना चाहिए, क्योंकि वो आपके BMI पे भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टू वेट हाइट रेशो जो क्या है, BMI जो है वो क्या है, उस हिसाब से भी आपको एक कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और वो उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगेन वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस है तो ठीक है। जो हाई शुगर कंटेंट है वो आपको नहीं लेने चाहिए। अच्छा, और एक और ये भी हमारे में बहुत ज़्यादा जो कि डायबिटिक नहीं भी हैं, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर ली जाए या फलों से बनी हुई जो शुगर होती है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है फॉर द डायबिटिक पीपल और जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए? देखिए, डायरेक्ट शुगर तो लेना वैसे भी ठीक नहीं है। कई रिसर्च पब्लिकेशन इस हवाले से भी आई हैं कि जो शुगर का इंटेक है, डायरेक्ट शुगर का इंटेक वो कम होना चाहिए। तो जो जितनी भी शुगर हम कंज्यूम करें, बेस्ट मेथड ये है कि उसका इस्तेमाल नेचुरल फॉर्म में है, फ्रूट्स की फॉर्म में हो, वेजिटेबल्स की फॉर्म में हो। और वो बॉडी क्योंकि नेचुरल होती है तो बॉडी उसको उसी के लिहाज से यूटिलाइज करती है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जब आप अफ्तार करें या बेसिकली अब सीज़न ऐसा है कि लोग रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें शुगर का इंटेक कितना होगा। तो ये प्रॉपर शुगर रश आता है कि आपने अफ्तार किया और आपने उसके अंदर 2 ग्लास जो है वो रूह अफ़ज़ा के पी लिए, तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी शुगर जा रही है।
या आप ये देख लें कि हमारे पास जो फिजी ड्रिंक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उसमें जो ब्लैक ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक और ये सारी चीज़ें, इसमें भी शुगर का बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। तो अगर आप अफ्तार करके वो आपने 2 गिलास 3 गिलास पी लिया तो आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट वो ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो शुगर की इनटेक नेचुरल फॉर्म में जितनी हो उतना अच्छा है, और वो फ्रूट्स की फॉर्म में हो तो आम तौर पे उससे नुकसान नहीं होता, उससे शुगर जो है वो आपकी बॉडी कंट्रोल करती है खुद से ही। और आर्टिफिशियल फॉर्म में आइदर डायरेक्ट इनटेक, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिजर्ट्स जो आप मीठा खाते हैं वो, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स जिसके अंदर हाई शुगर इनटेक हो, जिस तरह से रेड ड्रिंक मैंने बताई जो हमारी मशरूब हैं वो हो गया, या बेसिकली ब्लैक ड्रिंक्स हो गई जिसमें हाई शुगर इनटेक है। इनको आपको मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। ठीक है। और सहरी खाते ही सो जाना मैदे में कितनी तेजाबियत पैदा कर सकता है, इसके ऊपर थोड़ा-सा, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है लोगों को, हार्ट बर्न हो जाती है, तो वो कितना हम लोग स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि हम ड्यूरिंग द डे हम इट विल कीप अस गोइंग। जी। देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके से आते भी हैं और मुझे कांटेक्ट भी करते हैं कि जी तेज़ाबियत हमें हो गई या एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिडल ऑफ द नाइट में उठना, अगर आपका नॉर्मल ये 11 महीने रूटीन नहीं है और अचानक से आपने रूटीन चेंज करके आप 3 बजे उठ रहे हैं और आप अपने आप इतना बॉडी को खिला रहे हैं कि वो ऑब्वियसली स्टमक विल फील लाइक दिस इज़ समथिंग एबनॉर्मल। तो स्टमक ट्राइज टू मैनेज, लेकिन किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में अगर आप ऑन एन एवरेज टाइम में लगाऊं तो तकरीबन 2 से 3 घंटा लगता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं सहरी के टाइम पे तो, और उसके फ़ौरन बाद आप सो रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसके बाद जब हम सोते हैं। तो फूड जो है उसकी डाइजेशन भी स्लो होगी, इट विल स्टे इन योर स्टमक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर जाहिर बात है कि स्टमक को क्योंकि एफर्ट करनी पड़ेगी फूड को डाइजेस्ट करने में, तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बेस्ट उसका सोल्यूशन यही है कि बैलेंस डाइट, मैंने जिस तरीके से अभी बताया कि अगर दलिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ऑयली चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-2 3-3 पराठे आप खा रहे हैं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं वो तो ऑयल को तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्टमक में डाइजेस्ट होने में। तो आपको इस फॉर्म में फूड कंज्यूम करना है, डाइट आपकी होनी चाहिए जो कि फ़ौरन डाइजेस्ट हो सके। तो दलिया का अगर इस्तेमाल है, ओट का इस्तेमाल है, अगर बॉइल्ड एग का इस्तेमाल है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। कोशिश ये कीजिए कि जब आप सहरी के टाइम पे उठ रहे हैं और फिर आप फजर की नमाज तक जाग रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सोने तक। ये नहीं कि आपने खाया और फ़ौरन आप लेट गए सोने के लिए। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा एटलीस्ट दीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है उसको वो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बाकी ज़्यादा स्टफ नहीं कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज़्यादा खाएंगे ऑब्वियसली स्टमक को डाइजेस्ट तो करना है, तो उसमें एसिडिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ऐसी फूड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसकी मिकदार कम हो, लेकिन वो आपके स्टमक को या आपकी भूख को सेटिस्फाई कर दे। तो जब आप दलिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिकदार में कम होता है, लेकिन वो जाने के बाद वो बॉडी में या स्टमक में देर तक रहता है, जिसकी वजह से आपको देर तक महसूस नहीं होता कि आपको भूख लग रही है। तो ऐसी डाइट को आपको यूज़ करना है। अंडे का इस्तेमाल भी और एग्स का इस्तेमाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि वो आपको देर तक एनर्जी देता है और पूरा दिन गुजर जाएगा, शायद आपको भूख भी ना लगे और आपको एनर्जी लेवल भी कम होता महसूस ना हो बिल्कुल भी। तो बैलेंस डाइट, कम मिकदार, लेस ऑयल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपको गैस्ट्राइटिस से या हाइपर एसिडिटी से बचा सकता है। फ़ौरन ना सोइए, टाइम दीजिए तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का, और फिर ज़्यादा है सोना है तो फिर सोइए। और एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि हम पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं सहरी के टाइम पर कि हमें सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, और कौन सा ऐसा जो फूड है जो हमें जो प्यास हमारी बुझा सकता है पूरे दिन, हमें हमें ऐसा फील ना, डिहाइड्रेशन ना हो, वो कुछ हुँ। ऐसा आप बताइए प्लीज। ये तो देखें डिफरेंट वो ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो शायद ज़्यादा पानी पी ले तो कई दिनों तक ज़रूरत ना हो, तो हमें अल्लाह ताला ने ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है कि आपने 5-6 गिलास पी लिए तो पूरे दिन तक वही चलते रहेंगे। उल्टा ये होगा कि आप शायद आपको सोना मुश्किल हो जाए, उसके बाद आप बाद में एवरीथिंग हैज़ टू एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, तो आपको 4 चक्कर लग जाएँगे, उल्टा आपकी नींद जो है वो भी अफ़ेक्ट होगी इसकी वजह से। तो सही मिकदार में पीना ज़रूरी है। 1-2 ग्लास आप 3 ग्लास पी रहे हैं, सही तरीका जो इसका मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप अफ्तारी कर लें, तो अफ्तारी और सहरी के दरमियान का जो टाइम है उसके अंदर जो है आप पानी को कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी में तकरीबन 1.5 लीटर पानी जाना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है या आप हार्ट फेलियर के पेशेंट नहीं हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल को इतना पानी तकरीबन इनटेक होना चाहिए 6 ग्लास तक। अब ये पानी एक वक्त में आप
पी लें, इससे बेहतर ये कि आप उसको स्टैगरिंग अप्रोच हो, आप सेरी और अफ्तारी और सेरी के दरमियान जो है उसको कंज्यूम कीजिए और बहुत ज़्यादा पानी ना पीजिए, वरना आपकी नींद भी अफेक्ट होगी और आप बॉडी में रिटेन जो है वो इसको नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साइकोलॉजिकली तो आप शायद उसको आप कह रहे हैं कि जी मैं 4 गिलास पी के सोया था। बाकी ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है, ऐसी कोई फूड एज सच नहीं है जो कि आपकी बॉडी में वाटर को कंटेन करके रखे। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी उतनी रखती है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दही के इस्तेमाल से जो है वो आपको प्यास नहीं लगती, तो योगर्ट जो है वो वैसे ही मैं डेयरी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, जब आप सेरी में खाएं तो उससे नहीं लगेगी। और एक चीज़ और भी देखिए, अगर आप कोई तली हुई चीज़ या ऑयली चीज़ नहीं खा रहे हैं उससे भी भूख नहीं लगती है, जितना ऑयल आप खाएंगे उतनी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ऑयल कितना इस्तेमाल ना कीजिए, योगर्ट का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह जो है वो प्यास नहीं लगेगी। और अगर कोई और भी चीज़ अगर आपको बताओ तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, लेकिन आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत बड़ी मुफीद हमारे साथ बातें हुई, और यकीन कहते हैं ना कि बहुत सारी गुफ्तगू थोड़ी तो हमारे दिमाग में पड़ी जाएगी और उस पर हम अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत आपका भी शुक्रिया आपके हमारे टाइम का। प्रोग्राम के अंदर, और दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह कुछ और बातें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।